अब माफिया अतीक अहमद को लेकर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। माफिया का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट से ये कहकर रिमांड मांगी है कि माफिया अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियार खरीदता था। पुलिस ने यह दावा किया है कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे। रिमांड के दौरान अतीक पुलिस को वो हथियार बरामद करा सकता है। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के जरिए असलहे और कारतूस अतीक के पास भेजे जाते थे। इसके अलावा अतीक के पास असलहों और बमों का जखीरा भी है। पुलिस ने दावा किया है कि पहले हथियारों का जखीरा पंजाब से प्रयागराज लाया जाता था और उसके बाद फिर हथियारों को प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर और उन्नाव में छुपाया जाता था। चलिए सीधे चलते हैं यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमिताभ यश जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आनंद नरसिम्हन है। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। और सबसे पहले आपको और आपकी टीम को इस कामयाबी पर बहुत बहुत बधाई। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, ये 50 दिनों का ये जो हंट था कैसे गया? बताया जा रहा है करीब 4000 किलोमीटर की दूरी इसने तय की, अंत में झांसी में पकड़ा गया है, पाया गया। ये 24 फरवरी की घटना के बाद जब उमेश पाल और उसके सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मी जो दोनों ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे, उनको बिल्कुल ही सुनियोजित तरीके से इस गैंग ने हत्या की और उसका जो इम्पैक्ट हुआ, उसका जो खौफ फैला, उसके बाद एसटीएफ के लिए एक चैलेंज था इस पूरे गैंग को पकड़ना, उन्हें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने लाना। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कोई भी गवाह आगे से गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। दिस 1.5 months हैव बीन वेरी टैक्सिंग, क्योंकि लगातार पूरी एसटीएफ में जितनी टीम्स हैं वो सभी किसी न किसी तरह से इसी कार्य से जुड़ी हुई थी, या तो इसके किसी क्रिमिनल के पीछे, उसको ट्रैक करने के पीछे, अथवा इसके किसी एंगल पर लगातार काम कर रही थी। और कई बार हमसे मैसेज भी हुए, बहुत छोटे अंतराल से, कुछ मिनट से हम किसी अच्छे क्रिमिनल को मिस कर गए, जैसे गुड्डू मुस्लिम को हम मेरठ में अखलाक के घर से मिस कर गए थे। लेकिन फाइनली सक्सेस मिला और ये असद और गुलाम जो लगातार साथ साथ ही भाग रहे थे, ये हमेशा साथ साथ ही थे, फाइनली ट्रैक डाउन हुए और झांसी में इनका एसटीएफ से आमना सामना हुआ और एनसुइंग मुठभेड़ में ये दोनों मारे गए। आई विल कम टू गुड्डू मुस्लिम इन अ बिट सर, बट लेकिन अगर हम असद और गुलाम की बात करें तो झांसी में हुआ क्या? कैन यू टेक अस थ्रू व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे? उस दिन क्या हुआ? इन दोनों के झांसी के आसपास होने की सूचना प्राप्त हुई थी और जो टीम्स ये टेक इंट और ह्यूमन इंट कलेक्ट कर रही थी, उन्हीं टीम्स ने उस इलाके में जाकर के इसको खोजने की कोशिश की। पहले भी अन्य स्थानों पर भी ये टीम्स इस प्रकार के कार्य कर चुकी थी, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिला था। झांसी में लेडी लक स्माइल्ड ऑन देम और फाइनली उसको ट्रैक डाउन कर लिया और उसको घेर लिया। घेरने के बाद चैलेंज होने पर इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया और उस मुठभेड़ में ये मारे गए। जिस तरह के वेपन्स इनके पास मिले, वर यू अ लिटिल सरप्राइज्ड? कहा जाता है काफ़ी एडवांस्ड और आधुनिक वेपन्स जो इंडिया में इतनी जल्दी नहीं मिलते। जी हाँ, ये वेपन्स बहुत रेयर है। एक वेपन इनके पास से जो मिला वो ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है, जो 0.455 बोर का है और ये बड़े ही ईजिली हाइडेबल, बहुत ही छोटे साइज़ का लेकिन बहुत ही पावरफुल वेपन है। इसके अलावा एक वॉल्थर P88 पिस्टल मिला, जो यूरोप में कई पुलिस एजेंसीज उसको एज अ सर्विस वेपन इस्तेमाल करती हैं और ये दोनों वेपन इंडिया में बहुत रेयर मिलते हैं, काफ़ी कीमती माने जाते हैं और ये दोनों इलीगल वेपन्स थे। बट इट डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज बिकॉज दिस गैंग हैज़ बीन आर्म्ड विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। जब ये घटना हुई थी तब भी हम लोगों ने देखा था सीसीटीवी फुटेजेस में कि इन्होंने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया था।
तो ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनके पास आ कहाँ से रहे थे? क्या इनके दूसरे गैंग से भी कनेक्शन थे? कोई इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड से भी कुछ कनेक्शन है? इनके कनेक्शन बाकी अन्य गैंग्स से तो है ही। जो बहुत पहले माफिया घटनाएं हुई थी उसमें ये जानकारी हुई थी कि कुछ बिहार के बड़े गैंग्स, मुख्तार अंसारी के गैंग और अतीक के गैंग ने आपस में वेपन्स को इंटरचेंज भी किया था। ये आपस में वेपन्स का आदान प्रदान भी किया था, एक दूसरे को रीइंफोर्स किया था वेपन से। और इसके अलावा इनके पास वेपन्स की सप्लाई के बहुत ही अच्छे चैनल्स हैं। ये जानकारी जनपदीय पुलिस को मिली है कि इनके जो वेपन्स की सप्लाई है वो पंजाब से होती है और पंजाब के कुछ वेपन स्मगलर ग्रुप्स हैं जो इन्हें वेपन्स की सप्लाई करते हैं और ज़्यादातर ये वेपन्स अक्रॉस द बॉर्डर स्मगल किए जाते हैं। ये जब भाग रहे थे 50 दिनों में 24 फरवरी के बाद 25 फरवरी के बाद से उस दिन से इनको क्या सेफ हाउसेस मिल रहे थे, मुहैया किए जा रहे थे? इन्हें कौन छुपा रहा था और ये किस तरह से ट्रैवल कर रहे थे? क्या इन्होंने ट्रेन्स जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करने की कोशिश की, खासकर असद और गुलाम ने? इस असद और गुलाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करते थे और ये लगातार इनके इस गैंग के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है और इनके जो हाइड आउट्स हैं वो पूरे कंट्री में हैं, इनके मददगार पूरे देश में हैं। जब दिल्ली में भी इनको फाइनली हम लोगों ने ट्रैक डाउन किया था, हमारे पहुंचने के पहले, एसटीएफ की टीम के पहुंचने के पहले ये इन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया था, लेकिन जिन लोगों ने शेल्टर दिया था उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस्तेमाल हुई थी। किस प्रकार के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ये करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, किस तरह से ये हाइड आउट बदलते हैं, मूवमेंट के पैटर्न्स क्या हैं, और ये सभी स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। अबू सलेम के गैंग से इनके कुछ लिंक्स हैं सर? नहीं, अभी हमारी जानकारी में तो नहीं, लेकिन इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। एक और आपने बात की थी, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दैट, गुड्डू मुस्लिम की आपने बात की। आपने कहा कि मेरठ में ऑलमोस्ट आपने इसको धर लिया था पर वो निकल गया। कैन यू टेक अस थ्रू व्हाट्स हैपनिंग और क्या हाउ क्लोज आर यू टू कैचिंग हिम? मेरठ में अखलाक जो अतीक अहमद के बहनोई हैं जी, उनके घर में गुड्डू मुस्लिम गया था, वहाँ से उसको पैसे मिले। अखलाक ने वायर ट्रांसफ़र भी किया था पैसे का। वहाँ उसने शेल्टर लिया और उसके बाद जब एसटीएफ को वहाँ सूचना मिली थी, एसटीएफ के पहुँचने के जस्ट कुछ ही मिनटों पहले वो वहाँ से निकल गया था। लेकिन अखलाक के घर के ही सीसीटीवी फुटेज से उसकी मौजूदगी प्रमाणित हुई और ये भी प्रमाणित हुआ कि दैट द फैमिली हैड वेलकम्ड हिम। गुड्डू मुस्लिम असद का बिहेवियर असद और गुलाम से थोड़ा अलग है। गुड्डू मुस्लिम वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बहुत आराम से चल लेता है। वो अपना वेश बदलने में माहिर है। कैप और अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहन करके वो क्राउड में मिंगल हो जाता है। उसके जो तौर तरीके हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। पर क्या अभी भी वो रेडार में है? इन सभी को हम लोग लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स वी मिस, समटाइम्स लेडी लक स्माइल्स। जब जैसे ही हम उसको ट्रैक डाउन कर लेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ रूमर्स आ रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ तस्वीरें फ्लोट की जा रही हैं सर। मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, ये कहकर कि गुड्डू मुस्लिम को भी मार दिया गया है और ये प्रोक्लेम किया जा रहा है ये गुड्डू मुस्लिम की ही बॉडी है। नहीं, वो तस्वीर बिल्कुल ही फेक है। वो कहीं से भी गुड्डू मुस्लिम से उसका कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। ये 50 दिन आपके लिए भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और टैक्सिंग रहे होंगे। मैं आपका और आपकी टीम को के बारे में जानना चाहूँगा। जब आपने कहा ना कई बार फेलियर्स होते हैं, तो कैसे आपने उसको हैंडल किया, डील किया?
क्योंकि हर तरफ से प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि एसटीएफ टीम कर क्या रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस कर क्या रही है। ये प्रेशर तो बनता है एक्सपेक्टेशन का। जी हाँ, जनरली एसटीएफ को अपने टारगेट्स को अचीव करने में इतना समय नहीं लगता रहा। पहले जरूर बहुत सारे डिफ़िकल्ट टारगेट्स ऐसे थे जिनको साल भर 2-2 साल तक एसटीएफ की टीम लगी रही। एक खास डकैत गैंग के पीछे मुझे ध्यान है कि 4 साल तक लगातार एसटीएफ की टीम रही। और एक ऑफिसर जो कल के मुठभेड़ में भी शामिल रहे, वो उस टीम में शामिल हुए और उन्होंने अगले 20 दिनों में ऑपरेशन को पूरा कर दिया। तो इट डिपेंड्स ऑन द एप्टीट्यूड ऑफ द ऑफिसर। समटाइम्स लक पे डिपेंड करता है, समटाइम्स कितनी मेहनत की गई, कितना दौड़ भाग किया गया, जो इनपुट्स मिले उन पर कितनी तेज़ी से रिएक्ट किया गया, इन सब पर भी निर्भर करता है। और कल के दिन हम सफल रहे। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से सफलता मिली थी, इसलिए उसका महत्व और बढ़ जाता है। फेलियर्स जो है वो हमेशा सक्सेस का पार्ट होते हैं। जो सामने सक्सेस दिखता है उसके पीछे हमेशा कई फेलियर्स होते हैं, कभी सैकड़ों फेलियर्स होते हैं। पर आप लोग लगे रहे वो इम्पोर्टेंट है। और इंटरेस्टिंगली जब यह एक तरफ यहाँ अटकलें थी कि वो नेपाल भाग गया है असद, पर अब सामने आ रहा है क्या वो गया था दिल्ली में 15 दिन रुका था, फिर उसके बाद क्या राजस्थान और महाराष्ट्र भी गया था? हाँ, उसका रूट तो कुछ ट्रैक हुआ है, लेकिन अब उसको यहाँ डिस्कस करना उचित नहीं है। नेपाल जाने की कोई सूचना नहीं थी। पर कोई क्या उसका इंटेंट क्या था? वो झांसी में क्या कर रहा था? वॉज उसका कोई प्लान था इस कॉन्वॉय को अटैक करने को, अपने फादर को छुड़ाने की वो कोशिश करने वाला था? ये कॉन्वॉय जो है उसी एरिया से अप डाउन मूवमेंट करता था और इसका वहाँ रहना थोड़ा हम लोगों को सस्पिशन पैदा कर रहा था कि ये कोई इंसिडेंट क्रिएट करना चाहता है। वो इंसिडेंट किसी भी प्रकार का हो सकता था जिससे पुलिस पे प्रेशर बने अथवा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बैकफुट पे हो जाए, सही इन्वेस्टिगेशन न कर पाए, या कोर्ट्स पे प्रेशर बनाया जा सके। तो कुछ इनका प्लान जरूर था जो हम पूरी तरह समझ तो नहीं पाए, लेकिन फाइनली इनके मारे जाने से वो प्लान पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है, फ्लॉप हो चुका है। इस पूरे एनकाउंटर को और इस अचीवमेंट को थोड़ा स्केप्टिसिज्म से भी देखा जा रहा है। पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, कुछ खेमों से आवाज़ें आई हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्हें इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के सारे एनकाउंटर जेन्युइन नहीं होते, कुछ फेक भी होते हैं। इस इनकाउंटर को तो शक के दायरे से देखना ही बेकार है। जो घटना हुई थी, द इम्प्यूनिटी विथ विच दीज फेलोज हैड अटैक्ड 2 policemen who were armed with sophisticated weapons, और एक सरकारी गवाह को इन्होंने मारा था, वो दिन दहाड़े। उसके बाद भी उनका नाम प्रकाश में आने के बाद भी, उन पर 5 लाख रुपए का इनाम हो जाने के बाद भी 48 दिनों तक इन्होंने कहीं सरेंडर नहीं किया। तो आपको क्या ऐसा लगता है इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ लैस होने के बाद ये एसटीएफ की टीम के सामने बहुत मीकली सरेंडर कर देते हैं? मुझे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता। वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी। और मुझे ये भी मालूम है कि इस गैंग में जितने भी शामिल हैं वो उनकी आदत रही है पुलिस को बहुत कमज़ोर समझने की, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे। हम तो एज सामान्य पीपल यही उम्मीद करेंगे कि आपकी टीम लॉ इन्फोर्समेंट का लेडी लक स्माइल्स मोर ऑफन फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट रादर देन क्रिमिनल्स एंड माफिया। और आपको और आपकी टीम को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। Thank you very much for speaking with us. Thank you so much. और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त झांसी से, जहां एनकाउंटर हुआ है उस जगह पर एक कारतूस भी मिला। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कारतूस पुलिस की पिस्तौल से निकला या फिर असद या गुलाम की पिस्तौल से। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर
कारतूस को अपने कब्जे में ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से पुलिस उसी स्पॉट पर पहुंची जहां असद का और गुलाम का एनकाउंटर किया गया। ये जो हम आपको अब तस्वीर दिखा रहे हैं, हम वो कारतूस भी अब आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मेरठ तक। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जो बातें कही गई जिनके द्वारा इस